92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उमेश पंत की लिखी कहानी दिसंबर का ख्वाब, बिना किसी एड ब्रेक के। दिसंबर का आखिरी दिन था वो। मैं नींद से उठा तो चेहरा पसीने से तर था। चेहरे पे हथेली फेरी तो पसीने की एक धार नीचे गिरकर चादर को गीला कर गई। चेहरा खौफ से काला पड़ गया था। बाहर एकदम सन्नाटा था। बीच बीच में कुत्तों के भौंकने की तेज कर्कश आवाजें जैसे उस सन्नाटे को चीर रही थीं। टक टक टक। दीवार घड़ी लगातार एक स्वर में जैसे कोई उदास गाना गा रही हो। बंद खिड़की के आखिरी छोर से चेहरे पे पड़ती गली की स्ट्रीट लाइट से कुछ सहारा सा मिला। आज फिर एक डरावने सपने ने नींद से जगा दिया था। मुझको सपनों से लगभग नफरत होने लगी थी। काली रातों में आंखों में रेंगते वो डरावने सपने और उनको सुबह की आंच में भस्म कर देने की ख्वाहिश। क्यों आते थे वो अजीब से खौफनाक से सपने? गहरे नीले आकाश में अचानक मैं उड़ने लगता और उस नीले आसमानी रास्ते पर सैकड़ों डरावने साए उड़ते हुए मेरा पीछा करने लगते। खुद को बचाने के लिए डरता हुआ मैं बहुत देर तक उड़ता जाता और आखिरकार अपने घर के पास पहुंचकर जैसे ही सुरक्षित महसूस होता, मैं तेज रफ्तार से उसकी दीवार से टकरा जाता। फिर अचानक पलकों से टपकता मेरा पसीना मुझको जगा देता। कभी मैं किसी गुफानुमा उस रहस्यमय जगह से छिपते छिपाते भाग रहा होता और नंगी तलवारें लिए नकाबों से चेहरा ढके वो शैतानी लोग मेरे पीछे पड़ जाते। उनकी तलवारें मेरी गर्दन काटने को लगभग तैयार होती कि एक चीख के साथ मेरी नींद खुल जाती। रात के वो भयानक सपने और उससे भी भयानक एक अधूरापन सा लिए उनका डर। दिन में बहुत अकेला महसूस करता था मैं। अपनी उम्र के 30 पड़ाव पार करते करते मैं समझ चुका था कि रिश्ते मेरे लिए बने ही नहीं थे। पहले घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी करके घर छोड़ दिया। इससे पहले कि उनको मना पाता, एक हादसे में दोनों की मौत हो गई। पापा मम्मी की मौत ने तोड़ दिया था मुझको। एकदम रूखा सा हो गया था मैं। धीरे धीरे अपनों से मेरा रिश्ता उस रूखेपन का शिकार होने लग गया। फिर 4-5 महीने में ही पत्नी से अनबन बढ़ने लगी और एक दिन वो भी छोड़ के चली गई। एक के बाद एक सारे रिश्ते टूट गए थे। न परिवार था, न कोई अपना, न कोई दोस्त। मेरी फितरत थी या फिर तकदीर, क्या मालूम, पर लोग अक्सर मेरी जिंदगी में फरवरी की 29 तारीख की तरह आते और चले जाते। जब तक उनके लौटने का समय होता, मेरा सब्र जवाब दे चुका होता। कुछ एक नई किताबों और फिल्मों के अलावा बस वो सपने ही सबसे नजदीकी थे मेरे। लेकिन उनसे जो भी रिश्ता था बस डर का था। पास रखी मेज से पानी की बोतल उठा के मैंने एक सांस में बोतल का पूरा पानी गले के नीचे उड़ेल दिया। कमीज पे गिरे पानी को साफ करके कुछ देर यूं ही लेटा रहा। थोड़ी देर बाद खुद ही नींद आ गई। दिसंबर की उस रात मैंने फिर एक सपना देखा, पर हर बार से अलग। इस बार वो सपना डरावना नहीं था। इस सपने ने मुझको नजरें चुराकर या जान छुड़ाकर भागने को मजबूर नहीं किया। थोड़ा अलग, थोड़ा रहस्यमय सा था इस बार वाला सपना। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। खट खट खट, किसी ने जोर से मेरा दरवाजा खटखटाया। मैंने दरवाजा खोला तो दरवाजे पे कोई नहीं था। बाहर सब कुछ शांत था। चारों ओर करीने से फैली ताजा ताजा बर्फ ने जैसे सब कुछ आजाद कर दिया हो। दरवाजे के बिल्कुल सामने पड़ी बर्फ में 2 कदमों के निशान बहुत दूर तक जा रहे थे। मैं उन 2 कदमों के पीछे हो लिया। वो कदम आंगन में फैली बर्फ पर अपने पैरों के निशान छोड़ते हुए मुझको शांत सी बहती एक नदी तक ले गए। फिर नदी पे उठ रही लहरों की उस राहत देती आवाज में कहीं ओझल हो गए। मैं बिना कुछ सोचे समझे लगभग 7 फीट नीचे बहती उस नदी में कूद गया।
इससे पहले कि मेरा शरीर छपाक से उस पानी को छूता, मेरी नींद खुल गई। सुबह सुबह आंख खुली तो उस दिन सुबह की हवा पुराने दिनों की तरह बासी नहीं लगी। थोड़ी देर के लिए कुछ अच्छा सा महसूस हुआ, पर फिर एक बेचैनी शुरू हो गई, जैसे किसी ने कोई आधी बात बता के छोड़ दी हो। अखबार उठा के देखा, आज मेरा पसंदीदा एडिटोरियल पेज भी फीका लग रहा था। चाय बनाई, कप लेके कुर्सी पे बैठा। एक ही चुस्की में मुंह का जायका बिगड़ गया। पर टीवी में भविष्य वक्ताओं की अनाप शनाप बातों और न्यूज चैनलों की बकर बकर में कहीं ठीक से मन नहीं लग पाया। दिन भर सोचता रहा कि क्या मतलब हो सकता है सुबह सुबह आए उस सपने का। पर सपनों का कहां कोई मतलब होता है, वरना क्यों आते थे इतने ऊल जुलूल से सपने? क्या मतलब होता था उनका? और जब उन खौफनाक सपनों का कोई मतलब नहीं था, तो फिर इस सपने का कोई क्यों मतलब होगा? दिन भर यही उलझन रही। 2 दिन की छुट्टी के बाद ऑफिस ट्रिप के लिए गोवा जाना था। एक फंडिंग एजेंसी के मार्केटिंग हेड की जिंदगी वैसे भी सफर में ही बीतती है। पिछले 1 साल में ऐसा बहुत कम हुआ था कि मुझको घर आकर छुट्टी बिताने का मौका मिले। छुट्टियों की कभी कोई ख्वाहिश रही भी नहीं। क्या करता छुट्टी लेके, किसके लिए लेता? यहां अपने शहर में भी तो कोई नहीं है, पर न जाने क्यों अच्छा लगता है यहां आना। बचपन बीता है यहाँ के नुक्कड़ों की चाट खा के जाना है कि स्वाद कैसा होता है। यहाँ की गलियों की खाक छान के जान पाया हूं कि शहर किसको कहते हैं। और फिर माँ पापा की यादें भी तो इसी शहर में ही कहीं गुम है। यहाँ आता हूं तो उनकी तस्वीरों में ही सही उनकी खुशबू तो मिल जाती है। किसी तरह दिन कटा और रात हो गई। झपकी आई ही थी कि कुछ देर बाद रात को फिर से सपने में पिछली रात किसी अजनबी की तरह मिले वो पैर दिखाई दिए। दरवाजे पे फिर एक खट खट हुई, पर कल से अलग आज जगह कुछ जानी पहचानी थी। तितर बितर रोशनी के बीच किसी धुन से निकल कर आते वो गीले पांव, हाथ में हरा कंगन, पीठ पर बिखरे बाल, एक धुंधला सा दिखता टीन की छत वाला मकान, और उस मकान की दहलीज को पार करके अंदर चली जाती वो लड़की। फिर खट से दरवाजा बंद कर देने की आवाज। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। अचानक चेहरे में हवा का तेज झोंका सा महसूस हुआ, जैसे अपने साथ बर्फीली ठंड समेट के लाया हो वो झोंका। चेहरे पे तेज तेज तिरछी सी बूंदें पड़ने लगी। एक बार फिर चर्र की आवाज के साथ घिसट के आया दरवाजा जोर से चौखट पे टकराया। अचानक आंख खुली तो पाया दरवाजे का पर्दा उड़ के आधे कमरे तक लहरा रहा था। बाहर से पेड़ों की पत्तियों के आपस में टकराने की तेज तेज आवाजें आ रही थीं, और दरवाजे के सामने की दीवारें और आधा बिस्तर गीला हो चुका था। या तो सपने की दहलीज को पार करके हवा का यह तेज झोंका सचमुच कमरे के भीतर चला आया था, या फिर मुझको ही देर से पता चला था कि कब मेरी नींद खुल चुकी थी और जो मैं महसूस कर रहा था वो सपना नहीं सच था। उस आंधी को कोसते हुए मैं जल्दी से बिस्तर से उठा, लाइट का स्विच ऑन किया। लाइट थी ही नहीं। अंधेरे में ही मोबाइल की रोशनी के सहारे गीले हो चुके पर्दे को निचोड़कर दरवाजे के पल्ले से बाहर किया और दरवाजा बंद करके उस पर चिटखनी लगा दी। मोबाइल में वक्त देखा, सुबह बस होने को थी। रात का 4 बज चुका था। कुछ देर सोने की कोशिश की, पर बादल कड़कने की आवाजों और आंधी ने सोने नहीं दिया। इस आंधी को भी अभी आना था। आज दोबारा आया था ये सपना, जैसे कहीं ले जाना चाहता हो, पर कहां? जैसे कुछ बताना चाहता हो, पर क्या? आज मैं उस सपने के कुछ और करीब जा चुका था, और उस अजनबी लड़की के भी, जो कल पहली बार मुझको उस रहस्यमय से सपने में दिखाई दी थी, और आज दूसरी बार। सुबह उठकर बालकनी के बाहर आया तो जैसे सब कुछ उजड़ा हुआ लग रहा था। रात भर आए आंधी और तूफान की वजह से पार्क में मौजूद वो बड़ा सा नीम का पेड़ टूट के गिर गया था। बालकनी में पत्तों और टूटी टहनियों का जखीरा लग गया था, पर अभी हल्की से हवा के साथ जो मिट्टी की सौंधी खुशबू बह के आ रही थी वो अच्छी लग रही थी। नीले धुले हुए आकाश के पास दूर पेड़ों के ऊपर हवा में उड़ते सफेद बगुले किसी सपने जैसा सुख दे रहे थे। तभी बिस्तर से मोबाइल फोन के बजने की आवाज सुनाई दी। कमरे में गया।
बिस्तर पर बेतरतीब पड़े कंबल के नीचे छुपे उस मोबाइल फोन की स्क्रीन को देखा। एक अनजान नंबर था। हेलो, भास्कर त्रिपाठी बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूं। आप कौन? मैं सीबीआई से बोल रहा हूं। जून 2012 में हुए लखनऊ बॉम्बे एयरलाइन क्रैश के सिलसिले में आपसे कुछ बात करनी है। इस हादसे का नाम सुनते ही कुछ झलकियां अचानक दिमाग में कौंधने लगी। एक अजीब सी अफरा तफरी का माहौल, चारों तरफ धुआं ही धुआं, चीखों की आवाज, इंसानी और मशीनी पर खच्चे। हेलो, आर यू देयर? हेलो, यस यस टेल मी। मैं जैसे किसी सदमे से लौटा था। मिस्टर भास्कर, हमको 2 बॉडीज मिली थी जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई। उनके पोस्टमार्टम से बॉडी के बारे में कुछ जानकारियां मिल सकती हैं। आप क्या आज ही हमारे दिल्ली हेडक्वार्टर्स आ सकते हैं? पर इतनी जल्दी? डोंट वरी, फ्लाइट के टिकट्स हम आपको मेल कर देंगे। ओके, मैं आऊंगा। कुछ और डिटेल्स लेकर मैंने फोन रख दिया। बॉस को फोन करके गोवा की ट्रिप कैंसिल की और दिल्ली के लिए अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया। एक अनजान सफर पे निकलना था। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 6 महीने होने को आए थे, फिर आज अचानक ये कॉल। क्या मतलब हो सकता है इस कॉल का? टैक्सी से एयरपोर्ट जाते हुए यही सब ख्याल दिमाग में आ रहे थे। ट्रैफिक लाइट पे रुकी हुई टैक्सी में बैठे आसपास की गाड़ियों की हॉर्न की तेज आवाजें कान में पड़ रही थीं। टैक्सी की खिड़की का शीशा चढ़ाने के लिए मैंने जैसे ही बटन दबाया तो अचानक उंगलियां अपनी जगह पे रुक गईं। बाहर कोई था जिसको पहले मैंने देखा था कहीं। एक औरत जो एक दुकान से लौटी और झट से टैक्सी में बैठ गई। तभी मुझको लगा जैसे उसने मुझको देखा और ऐसे देखा कि जैसे मुझको पहचानती हो। मन किया कि बाहर जाऊं और उससे पूछूं कि मैंने उसको कहां देखा है या फिर उसने मुझको। पर क्या सच में मैंने उसको कहीं देखा है? मैं अपने मन में चल रही इस पहेली को सुलझा पाता इससे पहले बत्ती हरी हो गई और वो टैक्सी गाड़ियों की भीड़ से निकलकर कहीं गुम हो गई। कुछ देर बाद एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था मैं। रात के उस सपने का हैंगओवर अब भी था। एयरपोर्ट की वेटिंग रूम में बैठा मैं सोच रहा था, कौन हो सकती है वो लड़की? क्यों आ रहे हैं उसके सपने? उससे भी बढ़कर क्यों कुछ अच्छा सा महसूस हो रहा है उनको देखकर। कुछ समझ नहीं पा रहा था मैं। इस सपने ने इतनी जल्दी एक गहरा रिश्ता सा जोड़ दिया था मुझसे। इस रिश्ते को मैं तोड़ना नहीं चाहता था। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं हकीकत के इर्द गिर्द जितनी दूर तक हो सकेगा उस सपने का पीछा करूंगा। एयरपोर्ट के कैफे के सोफे पे बैठे मैं ऑर्डर की हुई कॉफी का इंतजार कर रहा था। कानों में ईयरफोन के जरिए जगजीत सिंह की वो गजल धीरे धीरे घुलती जा रही थी। चाक जिगर के पी लेते हैं, जैसे भी हो जी लेते हैं। अपनी तन्हाइयों को हर हफ्ते अपने ट्रैवल बैग में समेटकर काम के बहाने निकल पड़ता था मैं। बीती हुई जिंदगी को समेटने से आसान था बीती हुई तन्हाइयों को सहेज लेना। तभी अचानक मेरे चेहरे के सामने एक हथेली फिराई किसी ने। अचानक ख्यालों से लौटकर एयरपोर्ट की दुनिया में वापस लौटा मैं। कानों से ईयरफोन निकाले। एक लड़की मेरे सामने खड़ी मुझसे कुछ कह रही थी। एक्सक्यूज मी। या बताइए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं आपको बहुत देर से पुकार रही थी पर आप शायद खोए हुए थे। सॉरी, कान में ईयरफोन थे तो इट्स ओके। थोड़ा ऑड है ऐसे पूछना, पर मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि क्या हम पहले कभी मिले हैं? औसत कद, उजला रंग, साड़ी पहनी हुई लगभग 27-28 साल की वो औरत मुझको पूरी तरह अजनबी लगी। नहीं, मुझको नहीं लगता। मैंने न चाहने के बावजूद लगभग रुखाई से कहा। सॉरी, शायद मुझको गलतफहमी हुई। मुझको लगा जैसे मैंने पहले कहीं देखा है आपको। आई एम रियली सॉरी। नो इट्स ओके। पर मुझको सचमुच याद नहीं आ रहा कि आपको कहीं देखा हो मैंने। चलिए कोई बात नहीं। क्या मैं बैठ सकती हूँ? उसने मेरे बगल में रखे खाली सोफे की ओर इशारा करते हुए कहा। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मुझको अजीब सा लगा। उस औरत को देख के थोड़ा असहज सा महसूस करने लगा मैंने उस सोफे पे रखी अपनी मैगजीन उठा ली। इतनी देर में वेटर मेरे लिए कॉफी ले आया।
कॉफी पीते हुए मैं मैगजीन पढ़ने का बहाना करने लगा, पर बार बार नजरें उस औरत की तरफ ही चली जा रही थी। और कई बार जब मैं नजरें चुराकर उसको देखता तो देखता कि वो भी मुझको नजरें चुरा के देख रही है। अपनी चोरी पकड़े जाने पे हम दोनों एक दूसरे को देख के झेंप के मुस्कुरा देते। थोड़ी देर ये असहजता बनी रही। हम दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। मैं चुपचाप अपनी कॉफी पीता रहा और वो चुपचाप अंग्रेजी के उस अखबार में अपनी नजरें गड़ाई रही। कुछ देर बाद वो किसी को फोन करने के बहाने उठी और एयरपोर्ट की भीड़ में कहीं गुम हो गई। उसके जाने के बाद ऐसा लगा जैसे कोई राहत मिल गई हो अचानक, जैसे कोई बोझ सा कम हो गया हो। मैं ये समझने की कोशिश करता रहा कि ये लड़की अगर बिल्कुल अनजान थी तो क्यों मेरे पास आई थी, और अगर मुझको जानती थी तो हमारी जान पहचान की कड़ी क्या थी आखिर। तभी दिल्ली जाने वाली मेरी फ्लाइट का अनाउंसमेंट हो गया। अपना बैग उठाकर मैं फाइनल सिक्योरिटी चेक के लिए आगे बढ़ गया। प्लेन में अपनी सीट पर बैठे हुए सीट बेल्ट लगाते हुए मैंने देखा कि कॉरिडोर के ठीक बगल वाली सीट पे वही औरत बैठी हुई थी जो कुछ देर पहले वेटिंग रूम में मेरे पास आई थी। मुझको देखते हुए औरत झेंप गई, फिर मुस्कुराते हुए बोली, आप भी दिल्ली जा रहे हैं? हाँ, बस एक दिन के लिए। उस औरत से बात करने में अब भी कंफर्टेबल नहीं था मैं, पर वो औरत अब भी मुझको आपको पहले कहीं देखा है वाली निगाह से देख रही थी। कुछ ही देर में प्लेन ने टेक ऑफ किया और आसमान पे अपनी रफ्तार पकड़ ली। दिल्ली तक का सफर 2 घंटे का था। अपनी आदत के मुताबिक मैंने सोने की कोशिश की। थोड़ी देर में ही मेरी आंख लग गई। फिर से एक सपना मेरी आंखों में था। मुझको लगा जैसे मैं हवा के बीच कहीं बहुत तेजी से गुजर रहा हूं। मेरे आसपास की सारी चीजें धुंधली सी होती जा रही हैं। मुझे बस कुछ चमकते हुए रंगीन धब्बे अपने इर्द गिर्द दिखाई दे रहे थे। 2 कदमों की आहट, एक शांत सी नदी, एक टीन की छत वाला मकान, बारी बारी रास्ते में इन सारी चीजों की बस एक झलक मुझको दिखाई दे रही थी। तभी मैं देखता हूं कि एक उजले रंग की औरत कहीं बैठी हुई है। धीरे धीरे उसका चेहरा साफ नजर आने लगता है। उसने हाथ में एक हरे रंग का कंगन पहना है। साड़ी पहनी हुई वो औरत आंखें बंद करके इत्मीनान से कुर्सी पे सोई हुई है। अचानक दरवाजा खुलता है। कहीं से एक चौंधियाती रोशनी का टुकड़ा आके उससे टकराता है। उसको एक बहुत तेज झटका लगता है। उसके पैरों पे डर तैरने लगता है। माथे और गले की नसों में बल पड़ने लगता है। वो जोर से चिल्लाने लगती है। चीखने की उस आवाज से मेरी आंखें झटके से खुली तो मैंने पाया कि कॉरिडोर के ठीक बगल वाली सीट पे बैठी उस औरत को सब लोग घूर रहे थे। उसके चेहरे पे पसीने की बूंदें थीं। मैं आश्चर्य से फटी आंखों से उसको देख रहा था और उसकी आंखों में भी मुझको देखते हुए हैरत कौंध रही थी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। कॉरिडोर के दूसरी तरफ मेरी सीट के बिल्कुल सामने बैठी हुई वो औरत आंखें फाड़ के मुझको घूरे जा रही थी और मेरी आंखें भी उसको देखते हुए अचरज से भरी जा रही थीं। पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ रही थी। रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे। कैसे हो सकता है ऐसा? असंभव है ये। मैं हतप्रभ सा बैठा था। मेरी जबान कांप रही थी। कुछ कहना चाहता था मैं उस औरत से, पर जबान से एक शब्द भी नहीं निकल पाया। हम दोनों स्तब्ध एक दूसरे को देखे जा रहे थे। इसी बीच एयर होस्टेस भागती हुई उस औरत के पास आ चुकी थी। आर यू ओके मैम? कह के उसने उसको एक पानी का ग्लास दिया। पानी पीकर उस औरत ने कुछ राहत महसूस की। मैंने अपनी जेब से रुमाल निकाला, चेहरे पे तैर आई पसीने की बूंदों को साफ किया। हाथों में पानी का ग्लास लेकर वो औरत मुझको ऐसे देख रही थी जैसे वो जान चुकी थी कि उसने मुझको पहले कहां देखा था। पानी पी लेने के बाद उस औरत ने मुझको देखा और कहा, आई थिंक आई नो यू। आई एम श्योर हम पहले कहीं मिले हैं। मुझको भरोसा तो नहीं हो रहा था, पर अभी अभी पिछले 5-6 मिनट में मेरे सपने और हकीकत की जुगलबंदी से जो हुआ था उसने इस औरत पे यकीन करने की एक वजह दे दी थी मुझको। फिर भी मैं उस औरत के मुंह से सुनना चाहता था कि जो मुझको लग रहा है क्या उसको भी वही लग रहा है। मैंने पूछा, मतलब? वो औरत अभी भी सकते में थी। कुछ संभल कर एक बार फिर पानी पीकर उसने कहा, मैं सब कुछ समझाती हूं आपको। आई कांट बिलीव इट। क्या हम दिल्ली पहुंचकर कुछ देर इत्मीनान से बात कर सकते हैं? मैंने हामी भर दी। अब तक मुझको जरा जरा अंदाजा होने लगा था कि ये औरत मुझको क्या बताना चाहती है। अगला 1 घंटा 1 दिन जितना लंबा लगा। किसी तरह प्लेन के लैंड करने का वक्त हो गया था।
दिल्ली पहुंचते ही एयरपोर्ट के बाहर कैफे में हम दोनों बैठे थे। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने बोलना शुरू किया। मेरा नाम सोनाली सिंह है। आज से यही कोई 6 महीने पहले दिल्ली जा रहे एक प्लेन हादसे में मेरे पति की मौत हो गई थी। उस हादसे के बाद कुछ वक्त तक मेरी मेंटल कंडीशन कुछ बिगड़ गई थी। 2 महीने तक मैं सीवियर डिप्रेशन में रही। उसके बाद बाकी सब तो ठीक हो गया, लेकिन पता नहीं क्यों रातों को मुझको बहुत अजीब अजीब से सपने आने लगे थे। उस औरत को सुनते हुए मेरे हाथ कांपने लगे थे। वो आगे बोली, लेकिन पिछले 1-2 हफ्ते से मुझको एक अजीब सा सपना लगभग रोज आ रहा था। एक ऐसी जगह जहां चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। एक टीन की छत वाला घर था। उस घर के दरवाजे से कोई मेरे पीछे आता था। उस औरत की बात को आगे बढ़ाते हुए मैंने कहा, और उसके बाद तुम एक नदी में कूद जाती थी, फिर एक चौंधी आती हुई रोशनी के बीच तुम हवा में तैरती हुई कहीं बहती चली जाती थी। हाँ बिल्कुल, और अचानक से रोशनी का कोई तेज टुकड़ा मेरी आंखों से टकराता था। मैं डर से चीखने लगती थी और अचानक मेरी आंख खुल जाती थी। और आज प्लेन में सोते हुए भी तुमने यही सपना देखा, राइट? हाँ। फिर अपने सामने रखा हुआ पानी का ग्लास वो एक घूंट में पी गई और अपने माथे पर हाथ फेरते हुए अपने बालों को पीछे करती हुई बोली, ओ माय गॉड, तो हम दोनों इतने दिनों से, हाँ हम इतने दिनों से एक ही सपना देख रहे थे। आज मुझको सीबीआई वालों ने बुलाया है। जिस प्लेन क्रैश में तुम्हारे पति की मौत हुई, उसी प्लेन में मेरे मम्मी पापा भी थे। उनकी बॉडी अब तक नहीं मिली। सीबीआई वालों को कुछ और बॉडीज मिली हैं। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बेसिस पे मुझको कंफर्म करने के लिए बुलाया है उन्होंने। बॉडी तो मेरे पति की भी नहीं मिली थी। क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? हो सकता है उनका कोई सुराग हाथ लग जाए। कुछ ही देर में हम दोनों सीबीआई के ऑफिस की ओर जा रहे थे। दिसंबर के उस ख्वाब का यह अजीब सा राज हमारी इस मुलाकात के बाद खुल चुका था। बाहर हो रही हल्की हल्की बारिश में आज जैसे दिमाग भी हल्का हो गया था। कुछ उलझने छोड़ गया था, लेकिन मन की खूबसूरत गुत्थियों को थोड़ा सा सुलझा गया था वो दिसंबर का ख्वाब। बस इतनी सी थी कहानी।